अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक हो गया। ये आज का जो हमारा डे 6 है हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप का, उसका हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो अभी हम ये देखते हैं कि हमने अभी तक क्या कुछ कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, इसके बारे में कौन कौन सी गलत बातें मशहूर हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हैं और रिकमेंडेड मार्केट प्लेस कौन सी है न्यू कमर्स के लिए। उसके बाद हमने देखा कि फाइवर के ऊपर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं और गिग कैसे बनाते हैं। उसके बाद मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी मार्केट रिसर्च के हवाले से। और सबसे एंड में जो हमने लास्ट डे देखा था वो देखा था कि हमने अपने गिग की एसईओ कैसे करनी है, अपने गिग को हमने ऊपर रैंक कैसे करवाना है। गिग को रैंक करवाने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन बहुत सारे फैक्टर्स में से जो एक फैक्टर है वो था एसईओ का। उसके बाद फिर हमने देखा था कि रिस्पॉन्स रेट भी एक फैक्टर है, वो कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा ऑर्डर कंप्लीशन रेट था और तीन थे इस तरह के फैक्टर्स जो कि हमने देखे थे कि जो आपके गिग की रैंकिंग के अंदर बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो आज तकरीबन हम फाइवर को आज अपने इंशाल्लाह एंड करेंगे। सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि हाँ हमने सब कुछ तो कर लिया, गिग भी बना लिया, प्रोफाइल बनाई, गिग बनाया। गिग बनाने के बाद उसके हम एसईओ भी करी, गैलरी भी अपडेट की, हर चीज़ इंप्लीमेंट कर दी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गिग की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है, या जो हमने टैग्स यूज़ किए हैं या जो हमने पिक्चर थंबनेल यूज़ की है उसका कोई अच्छा इम्पैक्ट पड़ भी रहा है या नहीं पड़ा, वो भी अब देखेंगे। हम उसको हम चेक कैसे करेंगे। उस पर देखेंगे बाय रिक्वेस्ट, हमने लास्ट टाइम से वो टच किया था बाय रिक्वेस्ट होती क्या है। आज हम देखेंगे उसको बाय रिक्वेस्ट अप्लाई कैसे करनी है और किस तरह अप्लाई करते हैं, रेजोल्यूशन सेंटर क्या है। उसके बाद आप अपनी पेमेंट कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर अपनी फाइवर से पैसे विड्रॉ करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो फिर एंड में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फाइवर के ऊपर आपने नहीं करनी। इसमें कुछ जो फाइवर के जिसे कह सकते हैं पॉलिसीज़ वगैरह भी होंगी, और कुछ इसके अंदर मेरी अपनी जो ज़ाती एक्सपीरियंस है पिछले 3-4 साल का फाइबर के ऊपर, वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैंने क्या सीखा, जो मैंने गलतियाँ की थी फाइबर के ऊपर काम करते हुए, जिनकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो गिग की परफॉर्मेंस चेक करने के तीन तरीके हैं, मतलब तीन पैरामीटर्स हैं और ये तीनों पैरामीटर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एक है इम्प्रेशंस, एक है क्लिक्स और एक है व्यूज़। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इसको दिखाने के लिए हमें चलना होगा फाइवर में। फाइवर में जब अपनी प्रोफाइल आप ओपन करेंगे तो नंबर 4 पे है गिग्स की ऑप्शन। गिग की टैब पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितना भी हमारे गिग्स का होगा, कच्चा चट्टा कह लें आप इसको, उसकी पूरी रिपोर्ट कह लें, उसके एनालिटिक्स कह लें गिग के, कि हमारी गिग परफॉर्म कैसे कर रही है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इसमें आपके सामने चार ऑप्शंस आ रही हैं, मतलब एक मैंने गिग बनाया वो, उसके सामने चार ऑप्शंस हैं, इम्प्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स और कैंसिलेशन। इसमें एक व्यूज़ का भी ऑप्शन होता है, लेकिन वो पता नहीं फाइवर ने अपना रिफ्रेश के सिस्टम व्यूज़ का यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि व्यूज़ होते क्या हैं। सबसे पहले तो इम्प्रेशंस।
इम्प्रेशंस ये होता है कि कितनी बार आपकी गिग सर्च के अंदर शो हुई है, या कितनी बार जब कस्टमर ने कोई कीवर्ड सर्च किया है तो आपकी गिग उस सर्च के अंदर अपीयर हुई है। इसके मैं आपको एक एग्जांपल अभी करके दिखाता हूँ। अभी हम सर्च बार में लिखते हैं लोगो डिज़ाइन को सर्च करते हैं, तो जितने भी हमारे पास सर्च में सामने गिग्स शो हो रहे हैं, हर गिग को एक एक इम्प्रेशन मिली जा रहा है, बेशक हम इसको ओपन करें या ना करें। लेकिन ये चूँकि हमने सर्च की और हमारे सामने सर्च में ये ऑप्शन आ गए, ये सॉरी गिग्स हमारे सामने शो होना शुरू हो गए, तो ये उसका एक इम्प्रेशन है। अब हर एक एक गिग को एक एक इम्प्रेशन ऑटोमेटिकली मिला जा रहा है कि वो गिग में कस्टमर ने सर्च किया तो कस्टमर के सामने आपकी गिग ओपन हुई थी, ये आपका एक इम्प्रेशन है। इसको आप दूसरी तरह एंगल से समझ लें। आप एक बाज़ार में जा रहे हैं, तो जितने भी दुकानों के आगे से आप गुजरेंगे, हर दुकान को एक एक इम्प्रेशन मिली जा रहा है कि आप दुकान में कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए आए थे, और आप बाज़ार में कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए आए थे, और आपने 15 दुकानें के सामने सिर्फ आप फिर रहे हैं, अभी किसी दुकान में आप एंटर नहीं हुए, आपने किसी दुकानदार से कभी कोई बात नहीं की अभी तक, आप सिर्फ अभी उस मार्केट में घूम रहे हैं। तो जितने भी आपके साथ शॉप्स आपकी नज़र से गुजर रही हैं, हर शॉप को एक एक इम्प्रेशन मिल ही जा रहा है कि एक बंदे ने आपकी शॉप देखी है। सेम ये फाइवर के ऊपर है, जितने भी सर्च के अंदर हमारे गिग्स शो होंगे, हर एक गिग को एक एक इम्प्रेशन मिल ही जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मैं सिर्फ क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन को अगर सर्च करें, ये हर एक भी सिर्फ चाहिए इम्प्रेशन सिर्फ उस गिग को मिलेगा जो मेरे सामने स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अगर मैं यहाँ पे पेज 2 पे अभी नहीं जाता, तो पेज 2 पे जो गिग्स हैं उनको इम्प्रेशन शो नहीं होंगे जब तक मैं इसको ओपन करके एक बार उसको मैं देख नहीं लूँगा। इम्प्रेशंस क्लियर हो गए कि इम्प्रेशंस होते क्या हैं? कोई कन्फ्यूजन यस इम्प्रेशन सर। समझने में? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगली चीज़ है क्लिक्स। अब क्लिक्स क्या होते हैं? क्लिक्स वो होते हैं कि जब आपने किसी की गिग देखी, उसको एक इम्प्रेशन मिल गया और आपने उस गिग को ओपन भी कर लिया। मतलब आप एक दुकान के आगे से गुजर रहे थे, उस दुकान का नाम, उस दुकान का टाइटल, उस बंदे ने जिसने अपनी दुकान को सजाया हुआ था, प्रेजेंट किया हुआ था, आपको वो दुकान अच्छी लगी और आप उस दुकान में एंटर हो गए, तो ये हो गया एक उस दुकान का क्लिक। सेम अगर फाइवर की बात करें, अगर मैं अभी इनको सिर्फ एक एक इम्प्रेशन मिला इन गिग्स को, लेकिन अगर मैं इस बंदे का गिग ओपन करता हूँ, डायरेक्ट गिग में ओपन कर रहा हूँ, तो इस बंदे को एक क्लिक भी मिल गया। जो इस गिग के स्टैट्स होंगे, उस बंदे को उसका एक क्लिक भी मिल गया। क्लियर होगा क्लिक क्या होता है? अब अगली चीज़ है व्यूज़। अब व्यूज़, पता नहीं यहाँ पे व्यूज़ अब आ क्यों नहीं रहे, लेकिन अगर ऊपर देखें तो ऊपर पे लिखा हुआ है जो व्यूअर इम्प्रेशंस क्लिक्स एंड व्यूज़। व्यूज़ ये होता है कि अगर तो किसी कस्टमर ने सर्च किया और उस सर्च टैग में आप आ गए, आपको एक इम्प्रेशन से मिल गया, या फिर अगर कोई कस्टमर जो है वो कैटेगरीज से सर्च कर रहा है, डायरेक्ट सर्च बार में नहीं जा रहा, कैटेगरीज से सर्च कर रहा है, कैटेगरी सर्च करते हुए आपकी उसने प्रोफाइल ओपन की, आपकी प्रोफाइल ओपन की, उसके बाद उसने देखे आपके गिग्स चेक किए और फिर प्रोफाइल के थ्रू आपके गिग के अंदर आया, मतलब वो डायरेक्ट सर्च इंजन से आपकी प्रोफाइल में नहीं आया कोई कस्टमर। या फिर अगर आपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोफाइल शेयर की थी, अपना गिग शेयर किया था, कस्टमर उस सोशल फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर आपका ऐड देख के
आपकी प्रोफाइल का लिंक देख के उसने उसके ऊपर क्लिक किया, फिर रीडायरेक्ट हो गया वो सीधा आपके गिग के ऊपर। ये है व्यूज कि कस्टमर ने सर्च नहीं किया, कस्टमर सर्च करने के बजाय किसी और मीडियम से आपकी दुकान में आया है। क्लियर है तीनों में फ़र्क? यस सर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इम्प्रेशन होते हैं जो कि आप कितनी बार किसी बंदे की गिग की सर्च में अपीयर हुए हैं। क्लिक्स होते हैं कि अपीयर होने के बाद कितनी बार आपके गिग के ऊपर कस्टमर्स ने क्लिक किया है। और व्यूज़ ये होते हैं कि अगर कस्टमर किसी और मीडियम से आपकी प्रोफाइल पे कितनी बार पहुंचा है। ये सोशल मीडिया क्लिक्स भी हो सकते हैं, ये डायरेक्ट प्रोफाइल में आके भी हो सकते हैं, ये किसी भी तरह से हो सकते हैं, लेकिन सर्च के थ्रू ये बंदा यहाँ पे नहीं आया होगा। अब हमने देखना इसको हमने यूज़ करना कैसे है, इम्प्रेशंस को, क्लिक्स को और व्यूज़ को। यहाँ से वो समझ आ गया इम्प्रेशन क्या है, क्लिक क्या है। अच्छा, ऑर्डर्स मतलब आपने इस गिग के ऊपर कितने ऑर्डर किए हैं, कैंसिलेशन कि कितनी बार आपका गिग कैंसिल हुआ है, ये इतना मैटर नहीं करता। व्यूज़ मैटर करती है, वो करती है इम्प्रेशंस, क्लिक और व्यूज़। अच्छा, अब इस टाइम क्योंकि मैंने ना इस पर कोई टैग तो इतना अप्लाई किए थे, कुछ भी नहीं किया था मैंने यहाँ पे, तो मेरे इंप्रेशंस भी कम हैं। सिर्फ 33 इंप्रेशन है मेरे पास। मतलब पिछले 30 दिन के अंदर जब भी किसी ने अगर मेरे नाम से सॉरी मेरे कीवर्ड्स को सर्च किया था, तो मैं 33 बार उसकी से कह सकते हैं यहाँ पर सर्च के अंदर अपीयर हुआ हूँ। या फिर 33 बार कस्टमर मेरी दुकान के आगे से गुजर के गया है, लेकिन वो मेरी दुकान में एंटर नहीं हुआ क्योंकि मेरे क्लिक्स हैं 0। अब जो चीज़ हमें देखनी होती है वो ये देखना होता है कि हमारे कितना डिफरेंस है हमारे इम्प्रेशंस और क्लिक के अंदर। अगर इम्प्रेशंस कम हैं, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसका मतलब जो आपने कीवर्ड्स और जो आपने टैग्स यूज़ किए हैं वो आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। आपने कुछ तगड़े कीवर्ड्स या तगड़े जो आपने टैग्स यूज़ किए हैं वो काम नहीं आ रहे, वो आपको चेंज करना पड़ेंगे। अगर इंप्रेशंस आपके अच्छे हैं तो इसका मतलब तो ये होगा कि आपको जो कीवर्ड है वो अच्छा है, कि आप सर्च में आ रहे हैं, लोगों के लोग आपकी दुकान को देख रहे हैं, लेकिन क्लिक्स कम है। इसका मतलब ये है कि जो आपने टाइटल अपने गिग का बनाया हुआ है या जो आपने अपने गिग का थंबनेल बनाया हुआ है, पिक्चर जो आपने लगाई हुई है, वो इतनी अपीलिंग नहीं है कि कस्टमर उस डिस्प्ले को देख के आपकी गिग के अंदर आ जाए। तो अगर इम्प्रेशंस अच्छे हों, क्लिक्स अच्छे ना हो, क्लिक्स कम हो, तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर आपकी प्रोफाइल देख के गुजर गया है आगे से, वो आपके प्रोफाइल में एंटर नहीं हुआ, आपके गिग में एंटर नहीं हुआ। अगर इम्प्रेशंस भी अच्छे हैं, क्लिक्स भी अच्छे हैं, जब लोग आपका गिग भी जब वो इम्प्रेसिव देख के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपना जो गिग है वो ओवर प्राइस रखा हुआ है। लोगों के लिए वो प्राइसिंग उस सर्विस के लिए काफ़ी नहीं है, आपको अपनी प्राइसिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। यहाँ तक कोई मसला, कुछ चीज़ पूछनी हो? सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी, पूछें। सर जो गिग हम बनाते हैं सर, गिग को कितनी बार यानी कितने दिनों बाद अपडेट करना चाहिए? कम से कम आपको जो आपने अभी गिग बनाया है, काफ़ी रिसर्च करके आपने दायरी बात से बनाया होगा। मैंने तो रिसर्च बिल्कुल नहीं की थी कीवर्ड्स के वाले से। तो कम से कम एक गिग सर। को आप 1 महीने का टाइम तो दें, कम से कम। नहीं तो आप कम से कम 7 दिन का उसको टाइम तो दें, क्योंकि जो यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा वो भी कम से कम 7 दिन के होंगे, 2 हफ्ते के होंगे। आप उसको कम से कम 14 डेज दें, कम से कम, उससे पहले चेंज ना करें। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर तो 7 दिन गुजर गए और आपके ऊपर आपको लग रहा है कि इंप्रेशन उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह आने चाहिए थे, तो आप 7 दिन बाद भी उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 7 दिन दें। रिकमेंडेड है कि आप उसको 14 डेज का टाइम दें ताकि गिग आपका अच्छा परफॉर्म कर सके। अगर आप 1 महीने का टाइम देंगे फिर तो आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा कि ये टैग्स या ये कीवर्ड या फिर कुछ तो गड़बड़ है 100%।
मैं एक बार फिर रिपीट करूँ या समझ आ गई है कि आपने गिग्स की जो है स्टैट्स हैं उनको कैसे रीड करना है, उसके मुताबिक कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है? सर रिपीट सर कर दे। ठीक है। इम्प्रेशंस होते हैं कि कितनी बार आपकी गिग शो हुई है सर्च में। इसको आप दूसरा एंगल से देखें। एक कस्टमर फॉर एग्जांपल समझे आप बाज़ार में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, आपने कपड़े लेने हैं। अब एक जगह पे 100 दुकानें हैं, आप जितनी दुकानें के आगे से गुजर रहे हैं लेकिन किसी में एंटर नहीं हो रहे, तो उसका मतलब हर दुकान को एक एक इम्प्रेशन मिली जा रहा है कि मेरे दुकान के आगे से या मैं किसी बंदे की किसी कस्टमर के सर्च में शो हो गया। इसी तरह फाइवर के ऊपर अगर कोई कीवर्ड से सर्च करता है और आपकी प्रोफाइल उसके सामने शो, आपका गिग उसके सामने शो होता है, इट मीन आपकी गिग किसी बंदे की सर्च के अंदर शो हो रही है, आपकी गिग को एक इम्प्रेशन मिल जाएगा। इस टाइम 33 इम्प्रेशन है मेरी गिग के। इसका मतलब है कि पिछले 14 दिन के अंदर मेरी गिग 33 लोगों की प्रोफाइल सर्च में शो हुई है, सॉरी सर्च में शो हुई है मेरी गिग। अच्छा, ये तो हो गए इम्प्रेशंस। दूसरा है नंबर पे क्लिक्स। क्लिक्स ये हैं कि अगर मैं पहले तो बात ये है कि मैं सर्च में शो होऊंगा तभी क्लिक मिलेंगे। मैं सर्च में शो भी हो गया और मेरे क्लिक्स जो हैं, जब कस्टमर मेरे गिग पर क्लिक करेगा, एक बार उस गिग को ओपन करेगा गिग को, तो मुझे गिग को एक क्लिक मिल जाएगा। अभी 33 इंप्रेशन है मेरे और 0 क्लिक है। इसका मतलब ये है कि ना तो जो मैंने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वो अच्छे हैं, वो इतने अपीलिंग नहीं है, वो इतने तगड़े नहीं है, और जो मैंने पिक्चर यूज़ की हुई है, अपने थंबनेल लगाया हुआ है, वो इस कदर ख़राब है कि कोई कस्टमर उस चीज़ को देख के उसमें एंटर नहीं हुआ, मेरी शॉप में एंटर नहीं हुआ परचेजिंग करने के लिए। तो अगर आपके इंप्रेशंस अच्छे हों, बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब कि आपने कीवर्ड्स अच्छे यूज़ किए हैं, लेकिन क्लिक्स बुरे हैं, क्लिक्स बहुत कम हैं। इसका मतलब कि आपने जो टाइटल यूज़ किया है गिग का, या जो आपने उसका थंबनेल लगाया हुआ है, जो आपने पिक्चर लगाई हुई है गैलरी वाली, वो आपने बहुत ही ख़राब लगाई हुई है, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर इम्प्रेशंस भी अच्छे हैं, क्लिक्स भी अच्छे हैं, तो लेकिन फिर भी आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि आपने जो आपका गिग है वो आपने ओवर प्राइस रखा हुआ है, या जो आप ऑफ़र कर रहे हैं जिस प्राइस में, वो बहुत कम चीज़ आप ऑफ़र कर रहे हैं, इस वजह से कस्टमर्स उसको बाय नहीं कर रहे। क्लियर है? यस सर। ठीक। अब आगे हम आते हैं प्रपोजल राइटिंग के। बायर रिक्वेस्ट के लिए प्रपोजल राइटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो ये कि प्रपोजल का नाम हमारे जहन में आता है कि काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा कोई डॉक्यूमेंट हमें टाइप करना पड़ेगा, तो ऐसी बात कुछ भी नहीं। आप इसको प्रपोजल राइटिंग कह लें, आप इसको बिड ऑफर करना कह लें, या बायर रिक्वेस्ट कैसे अप्लाई करनी है वो कह लें। सबसे पहले तो आपने लंबी चौड़ी डिटेल या तमहीद नहीं बांधनी। मैक्सिमम 4 से 6 लाइंस काफ़ी होती हैं बायर रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, सिर्फ 4 से 6 लाइनें मैक्सिमम। स्टार्ट हम हमेशा करें हेलो या हाय से, और कभी किसी को सर, मैडम, मैम, ब्रदर, सिस्टर इस तरह करके नहीं लिखना कि हेलो ब्रदर, हेलो सर, हाय सर, इस तरह करके कभी बात शुरू नहीं करनी। सिंपल हेलो हाय। अभी कुछ सैम्पल्स हैं। सैम्पल, पहला सैम्पल है कि अगर आपने किसी के लिए बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है, इसका सैंपल क्या हो सकता है। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि आप यही सैंपल हमेशा यूज़ करें, आप खुद से भी कुछ बना सकते हैं। अगर आपको लगता है आप इस वर्डिंग से बेहतर कुछ बना सकते हैं, मिलता जुलता, तो भी बना सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही सैंपल यूज़ करना है हमेशा। मैं मोस्टली यही 3 सैंपल यूज़ करता हूँ, डिपेंडिंग कि कौन सी सर्विस डिमांड कर रहा है कस्टमर। हेलो, आई कैन क्रिएट या मेक ए डिज़ाइन या राइट, जो भी आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आगे लिखना है उस सर्विस का नाम। अगर लोगो डिज़ाइनिंग ऑफर करें, आई कैन डिज़ाइन अ लोगो। अगर कोई आर्टिकल राइटिंग ऑफर करें, आई कैन राइट 100 वर्ड्स आर्टिकल,
200 वर्ड्स आर्टिकल, कोई और सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो आप उसको वहाँ मेंशन कर दें। आगे नंबर ऑफ डेज लिखने हैं, और नंबर ऑफ डेज हमेशा आपने उससे कम रखना है जो कस्टमर ने बाय रिक्वेस्ट में डिमांड की हुई है। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर ने कहा कि मुझे ये ड्यूरेशन इस ऑर्डर की 3 दिन है, तो आप उसका हमेशा 2 दिन दें। अगर 2 दिन दिए तो आप 1 दिन दें, अगर 1 दिन दिए तो आप लिख दें विद इन 24 आवर्स। उसके बाद आप लिख रहे हैं आई विल प्रोवाइड यू विद, अगर जो चीज़ आप ऑफ़र कर रहे हैं उसको, अगर आर्टिकल ऑफ़र कर रहे हैं, लोग कोई डिज़ाइन ऑफ़र कर रहे हैं, कोई सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, तो अगर कि आप उसको प्रोवाइड, फाइनल डिलीवरी जो होगी आपकी तरफ से, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। और एंड में आपने करना है कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ये बहुत सिंपल सा एक सैम्पल है बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का, कि जहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपने उसमें लिखना क्या है, उसमें आपने इस तरह से कुछ 3 से 4 से 6 लाइनों का एक छोटा सा प्रपोजल बना के उसको सेंड कर देना। अगला सैम्पल है, हेलो देयर आई एम अ प्रोफेशनल। अगर जो आप सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, अगर आप राइटर हैं, राइटिंग की सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं आई एम अ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर। डिज़ाइनिंग की सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं तो आप लिख दें आई एम ए प्रोफेशनल डिज़ाइनर या लोगो डिज़ाइनर, फोटोशॉप एडिटर, वीडियो एडिटर। जो भी आप सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं तो आप उसको लिख दें कि आई एम ए प्रोफेशनल इन दिस सर्विस हैविंग मोर देन, आगे अगेन आपने उतने ही ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिखना है यहाँ पे जो कि आपने अपनी प्रोफाइल में या अपने गिग में शो किया हुआ है, आपने लिखा हुआ है। फिर आगे बताना कि आई एम ऑफरिंग माई सर्विसेज, जो कि उसने डिमांड की है सर्विस, कि आई एम ऑफरिंग माई सर्विसेज टू क्रिएट मेक डिज़ाइन राइट, जो भी उसने रिक्वेस्ट की है चीज़ आपसे, विद इन इतने नंबर ऑफ डेज। दिस आई एम ऑफरिंग माई सर्विसेज टू क्रिएट अ मॉडर्न लोगो डिज़ाइन फॉर यू विद इन 2 days, विद इन 1 days, या आई एम ऑफरिंग माई सर्विसेज टू राइट 200 वर्ड्स SEO बेस्ड कंटेंट राइटिंग विद इन 1 day 2 day, जो भी उसने ड्यूरेशन लिखी होगी अपने बायो रिक्वेस्ट में। फिर अगेन आप फाइनल डिलीवरी में आप क्या चीज़ उसको प्रोवाइड करेंगे और कितनी रिविजन्स आप उसको ऑफ़र कर रहे हैं। और सबसे एंड में अगेन उसको आपने इनबॉक्स की दावत देने के प्लीज़ सेंड मी मैसेज टू डिस्कस फर्दर। थर्ड सैम्पल है हाय, आगे फिर अगेन द आस्क सर्विस, जो भी उसने सर्विस डिमांड की है अपनी रिक्वेस्ट के अंदर, अगर उसने कोई वेबसाइट डेवलपमेंट ऑफर की मांगी हुई है, कोई रिज्यूमे राइटिंग मांगी हुई है, कोई लोगो डिज़ाइनिंग मांगी हुई है, जो भी उसने मांगी हुई है, कोशिश यही करने के वर्ड्स वही यूज़ करें जो कि उससे अपने रिक्वेस्ट के टाइटल में लिखे हुए हैं। द रिज्यूमे राइटिंग कर लें, द लोगो डिज़ाइनिंग कर लें, या फिर द 2D एनिमेशन वीडियो, जो भी उसने वर्ड्स टाइटल में लिखे हैं वही आपने बताना है कि ये मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। द लोगो डिज़ाइनिंग इज़ अमंग वन ऑफ आवर मेजर एक्सपर्टीज़ लिस्टेड इन गिग। कोटिंग यू प्राइस, जब उसको प्राइस कोट करें $5, $10, $15, $100, $500, जो भी आप उसको प्राइस कोट करें वो आपने लिखनी है। और फिर उसको ऑफर करें फॉर 2 डिज़ाइंस, 5 डिज़ाइंस या 5 लोगो कॉन्सेप्ट्स फॉर 2 आर्टिकल्स, पर आर्टिकल 100 वर्ड्स, जो भी उसने गिग में डिमांड की हुई है, सॉरी अपने रिक्वेस्ट में डिमांड की हुई है, वो आपने यहाँ लिखना है कि मैं आपको ये ऑफ़र करूँगा इंक्लूडिंग नंबर ऑफ़ रिविजन्स। फिर आगे आपने उसका बताना कि फाइनल डिलीवरी में क्या क्या चीज़ें कंटेन ऐड इंक्लूड होंगी। द फाइनल डिलीवरी विल कंटेन 2 लोगो कॉन्सेप्ट्स विद 2 मॉकअप्स एंड फलां फलां फलां, जो भी चीज़ आप उसको फाइनली डिलीवर करेंगे। फिर आगे मतलब एक सेंटेंस है योर विश इज़ आवर कमांड एंड योर, जो भी उसने डिमांड की है, अगर रिज्यूमे राइटिंग है, जो सर्विस डिमांड कर है उसका यहाँ पे चिपका के कर दें इज़ आवर क्राफ्ट, एंड योर लोगो इज़ आवर क्राफ्ट, and your resume will be our craft, your content will be our craft। तो जो भी डिमांड कर रहा है सर्विस वो यहाँ पे लिख के कर दें हैव अ गुड डे। अब ये 3 सैम्पल्स मैंने आपसे शेयर किए कि आपने लिखना कैसे, सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता चले कि बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हुए आपने प्रपोजल कैसे लिखना है।
यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर दूँ, कोई लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है कस्टमर के साथ, वो आप ऑलरेडी अपने गिग में कर चुके हैं। आपने उसको सिर्फ बहुत ही महज़बाना, बहुत ही मुअद्दबाना तरीके से गुजारिश करनी है कि भाई मैं आपकी इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, ये मैं प्राइस लूँगा, इतने दिन में करके दूँगा, एंड दैट्स इट। और एंड में आपने उसको अपने इनबॉक्स में दावत देने के इनबॉक्स में आके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगेन आप चाहें तो इससे मिलता जुलता अपना भी कोई सैंपल बना सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही 3 सैंपल्स यूज़ करने हैं, या इन 3, या कोई गारंटी नहीं है कि इन 3 सैंपल्स के यूज़ करने से ही ऑर्डर मिलते हैं। यहाँ तक किसी ने कुछ चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये सब कुछ अब इनबॉक्स में पूछेंगे? नहीं, बाय रिक्वेस्ट में। मैंने लास्ट टाइम आपको शो कराया था ना बाय रिक्वेस्ट का, वहाँ पे शो करते हैं। बाकी कल जो है ना सर जब आपने बताया था ना वो बायो रिक्वेस्ट, उसको सर मैं नेट, जी सर। नहीं बताएं आप। सर मैं बता रहा था, जब कल आपने वो तकरीबन जुमे को बताया था वो बायो रिक्वेस्ट के बारे में, उस वक्त सर मेरा नेट खराब हो गया था। अच्छा, चलिए कल मैं कोशिश, अभी तो यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट को शो नहीं हो रही, कल मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना उसका आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा दूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखते हैं। ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। और बाय रिक्वेस्ट आपको शुरू में के न्यू सेलर्स हैं तो थोड़ा, मैं आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है न्यू सेलर्स को, कि आपको बाय रिक्वेस्ट बहुत कम शो दिखती हैं, बहुत कम नज़र आती हैं। इसका कुछ स्पेसिफिक टाइम्स जोन कह लें, लेकिन ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि किसी टाइम में शो होती हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि रात को न्यू सेलर्स के लिए रात को 12 से 3 बजे का टाइम ऐसा है, या 12 से 1 कह लें, 1 से 2 कह लें, मतलब 12 से 3 का टाइम ऑन एवरेज कह लें, जिसमें बायर्स रिक्वेस्ट न्यू सेलर्स को शो हो जाती हैं। क्लियर है? सर जी क्लियर है सर। एक बात करनी थी। हाँ जी, पूछें। सर बात थोड़ी सी आउट ऑफ टॉपिक है। सर क्लास को ना थोड़ा सा प्लीज मगरिब से पहले कवर कर लिया करें, क्योंकि ना फिर घर वाले भी थोड़ा सा माइंड करते हैं जब मगरिब की अजान या मगरिब का टाइम हो जाता है तो। कोई नहीं, मगरिब के लिए हम बीच में 10-15 मिनट की ब्रेक कर लिया करेंगे। चलो ठीक। ठीक है। अच्छा, और किसी ने कुछ चीज़ सवाल पूछना हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो यहाँ तक? जिन लोगों ने बाद में क्लास ज्वाइन किया उनके लिए मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर रिकैप कर देता हूँ कि उनके आने से पहले हमने क्या क्या चीज़ कवर की थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। हमने शुरू में ये देखा था कि हम ये कैसे चेक करें कि जो हमारी गिग है वो सही परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि हम यहाँ तक अपनी प्रोफाइल बना चुके थे, हमने बहुत मेहनत की प्रोफाइल के ऊपर, हमने अपने गिग के ऊपर बहुत मेहनत की, अच्छी खासी मार्केट रिसर्च की, कीवर्ड्स टैग शैग सब कुछ लगाए, अच्छी पिक्चर्स भी लगाई, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गिग परफॉर्म अच्छा कर रही है या नहीं कर रही? नहीं कर रही तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमें क्या किस किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इम्प्रेशंस, क्लिक्स और व्यूज़। और ये आपको स्टैट्स कहाँ से मिलेंगे? आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल पे जाएंगे, ऊपर लिखा होगा गिग्स, गिग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके गिग के सारा जो है स्टैट्स वो आपके सामने शो हो जाएंगे। इंप्रेशंस कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं, ऑर्डर्स और कैंसिलेशन। फिलहाल ऑर्डर्स और कैंसिलेशन को इग्नोर कर दें। इसमें एक व्यू का ऑप्शन भी होता है, लेकिन अब पता नहीं व्यू का यहाँ पे ऑप्शन शो क्यों नहीं हो रहा। ऊपर लिखा हुआ है कि जो गिग्स आर बैक, व्यू योर इंप्रेशंस, क्लिक्स एंड व्यूज़। अच्छा खैर, इंप्रेशंस ये होता है कि कितनी बार आपकी गिग लोगों की सर्च में अपीयर हुई है। अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल जो अपने कीवर्ड्स जो अपने टैग्स यूज़ किए हैं वो किसी ने अपनी सर्च बार में लिखा और सर्च किया, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपकी गिग दूसरों की सर्च में शो हुई है? इसको आप किसी दूसरे एंगल से समझें कि कितनी बार ऐसा हुआ है
कि एक कस्टमर आपकी दुकान के आगे से गुजर के गया है, लेकिन अभी दुकान में एंटर नहीं हुआ। जब आपका जो गिग है वो सर्च में शो हो रहा है, या जो कस्टमर आपकी दुकान के आगे से गुजर के जा रहा है, तो आपको एक पर कस्टमर आपको एक इम्प्रेशन मिल जाएगा। इस 33 इम्प्रेशंस का मतलब ये है कि पिछले 30 डेज के अंदर मेरी गिग 33 लोगों की सर्च में शो हुई है। अगली ऑप्शन है क्लिक्स की। क्लिक्स का मतलब ये होता है कि कितनी बार आपकी गिग के ऊपर कस्टमर ने क्लिक किया या वो उसको ओपन करके आपकी गिग को उसने देखा है। नेक्स्ट चीज़ है व्यूज़ की। व्यूज़ ये होता है कि कितनी बार आपकी गिग कस्टमर ने देखी है, लेकिन उसने देखी कैसे है, उसने उस सर्च बार में जाके शो नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे सोशल मीडिया पे, मैंने फेसबुक पे, मैंने ट्विटर पे, मैंने कहीं पे अपना लिंक शेयर किया था, या फिर किसी के पास मैंने अपनी प्रोफाइल कहीं पे शेयर की हुई है, तो कस्टमर मेरी प्रोफाइल पे आया, प्रोफाइल से मेरे गिग के अंदर आया, ये है व्यू। लेकिन अगर कस्टमर सर्च करके मुझे गिग पे क्लिक करेगा तो ये होगा क्लिक। तब इम्प्रेशन, क्लिक्स और व्यूज़ क्या होते हैं ये हमने देख लिया। अब इनको रीड कैसे करना है। रीड करने का तरीका ये है कि अगर तो इम्प्रेशंस आपके हों कम, आपको लग रहा है कि यार सिर्फ 400-500 इम्प्रेशन ही सिर्फ आए अभी तक, एक हफ्ता हो गया या फिर 30 दिन हो गए, सिर्फ 400-500 इम्प्रेशन आए हैं, तो ये बहुत कम है। क्योंकि फाइवर के ऊपर लाखों लोग रोज़ आते हैं, यहाँ पे मिलियंस की यहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है। तो मेरी गिग सिर्फ और सिर्फ 400-500 इम्प्रेशंस में शो कर रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है मेरी गिग में। इसका मतलब ये है कि आपने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वो आपने तगड़े कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए। आपको अपने गिग के कीवर्ड्स चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, इम्प्रेशंस आपके पास हज़ारों में आ रहे हैं, मतलब 30 डेज से अगर बात करें तो आपके पास अगर 1500, 1600, 2-3 हज़ार इम्प्रेशंस आ गए हैं, तो इसका मतलब आपकी गिग्स के जो कीवर्ड्स, जो टैग्स हैं वो तो अच्छे हैं कि आप सर्च में आ रहे हैं, लेकिन क्लिक्स आपके बहुत कम हैं। मतलब 1000 इम्प्रेशंस के ऊपर आपके पास क्लिक्स हों सिर्फ 15-20, तो इधर सोचने की बात है कि 1000 कस्टमर आपकी शॉप के आगे से गुजर कर चला गया, लेकिन वो आपकी दुकान में सिर्फ 10-12 लोग ही आए हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपने अपनी गिग का टाइटल रखा है और जो आपने गिग की इमेज लगाई हुई है, आपको वो चेंज करने की ज़रूरत है। वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कस्टमर्स के लिए कि वो कस्टमर उस इमेज को और उस टाइटल को पढ़ के आपकी शॉप के अंदर आए या फिर गिग पे क्लिक करें। अच्छा, आपके पास अगर इम्प्रेशंस भी अच्छे हैं, क्लिक्स भी अच्छे हैं, अगर 1000 इम्प्रेशंस है और उनमें से 200 क्लिक्स हैं, तो ये अच्छी एक एवरेज मानी जाती है फाइवर के ऊपर। आपके पास इम्प्रेशंस भी अच्छे हैं, आप एक गिग्स भी अच्छे हैं, सॉरी क्लिक्स भी अच्छे हैं, लेकिन आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो प्राइसिंग रखी हुई है अपनी, वो आपने मार्केट से हाई प्राइस रखी हुई है। कस्टमर आप सर्च में आ भी रहे हैं, आपके पास क्लिक्स भी आ रहे हैं, आपका जो आउटर जो आपका एक आउटले है आपके प्रोफाइल के, सॉरी गिग का, आपका टाइटल वो अच्छा है, वो कस्टमर्स को अच्छा लगता है, तभी वो आपकी प्रोफाइल, आपके गिग पे क्लिक करते हैं। लेकिन ऑर्डर प्लेस क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपकी प्राइस बहुत हाई है, या फिर जो आप ऑफ़र कर रहे हैं वो बहुत कम ऑफ़र कर रहे हैं उस प्राइस के लिए हिसाब से, तो तब आपको अपनी प्राइस थोड़ी कम करनी पड़ेगी। क्लियर है? अच्छा जी, अब अगली चीज़ है रेजोल्यूशन सेंटर। रेजोल्यूशन सेंटर का फाइवर में वही रोल है जो कि किसी भी माशरे में किसी अदालत का होता है। हमारे माशरे में नहीं, किसी भी माशरे में, क्योंकि हमारे माशरे में तो अदालत को समझते हैं, अदालत का काम नहीं करना, कुछ भी हो जाए इस चक्कर में नहीं पड़ना, वैसे ही बात निपटा लो, केस बाहर ही निपटा लो, अदालत नहीं जाना। लेकिन फाइवर में जो रेजोल्यूशन सेंटर है, एक तरह से आपके लिए कोर्ट है। कोई भी मसला आए फाइवर के ऊपर किसी भी तरह का, आपने रेजोल्यूशन सेंटर में जाना है और वहाँ पे जाकर उसको रिजॉल्व करवा लेना है। रेजोल्यूशन सेंटर आपको अभी शो नहीं होगी, ये तब शो होगी जब आपको कोई ऑर्डर मिल जाएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक है ऑर्डर्स के साथ। अगर आपको
कोई ऑर्डर डिलीवरी टाइम आपका लेट है, या फिर कस्टमर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, उसने से आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया है लेकिन आपने उससे रिक्वायरमेंट मांगी है कि मैं फ़लाँ रिक्वायरमेंट भी सेंड करो, और वो आपको रिक्वायरमेंट सेंड नहीं कर रहा, आपका टाइम कम हुई जा रहा है, तो आप रेजोल्यूशन सेंटर जा सकते हैं कि मुझे डिलीवरी टाइम एक्सटेंशन चाहिए। वो आपसे रीज़न पूछेगा, रीज़न क्यों चाहिए, आप सेलेक्ट कर लें कि मुझे बायर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। एक और एग्जांपल समझ लें कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, डिलीवर भी कर दिया, टाइमली डिलीवर भी कर दिया, लेकिन कस्टमर ने रिवीजन डिमांड कर ली। अब जब कस्टमर रिवीजन डिमांड करेगा, ऑटोमेटिकली आपका जो ऑर्डर है वो लेट शो हो जाता है। लेट क्यों शो होता है? फॉर एग्जांपल अगर 24 घंटे का टाइम है ऑर्डर डिलीवर करने का, और आपने उसको ऑर्डर डिलीवर किया है 12 घंटे बाद, 12 घंटे बाद ही आपने उसको ऑर्डर डिलीवर कर दिया, मतलब ये 12 घंटे थे आपका टाइम ख़त्म होने में। इन केस अगर वो एक दिन बाद रिवीजन क्लेम करता है, तो आपका जो टाइम होगा वो होगा 12 घंटे लेट का। जो टाइम कंज्यूम हो गया वो हो गया। मोस्टली 99% केसेस में जब रिवीजन डिमांड की जाती है तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर लेट कंसीडर होता है, लेकिन लेट आप लोगों ने सबमिट नहीं करना। जैसे ही ऑर्डर क्लेम रिवीजन क्लेम करे कस्टमर, आपने रेजोल्यूशन सेंटर जाना है, वहाँ पे एक्सटेंड द डिलीवरी टाइम पे क्लिक करना है। एक्सटेंड डिलीवरी टाइम पे क्लिक करने के बाद आपसे रीज़न पूछेगा, आप वहाँ लिख दें कि जी कस्टमर को फाइनल डिलीवरी पसंद नहीं आई, उसने मुझसे रिवीजन डिमांड की है। फाइवर कोई मसला नहीं होगा, वो सेम केस उठा कर सेंड कर देगा कस्टमर को कि हाँ जी आप ये जो कस्टमर क्लेम करे सही है या नहीं है। 99.9% केसेस के अंदर कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जी आप उसको डिलीवरी टाइम एक्सटेंड कर दें। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर आपने कभी 1 सेकंड भी ऊपर हो गया ना, वहाँ पे लेट लिखा शो होना शुरू हो गया है, आपने ऑर्डर सबमिट नहीं करना। आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट अगले 60 दिन के लिए मुतासिर हो जाएगा। 60 दिन तक आप अपना ऑर्डर कंप्लीशन रेट बेहतर बनाने के अंदर ही लगे रहेंगे। इससे बेहतर है कि आप रेजोल्यूशन सेंटर जाएं, वहाँ पे अपनी जेन्युइन रीज़न दें, कस्टमर से रिक्वेस्ट करें कि भाई ये रीज़न थी, मैं इस वजह से अब टाइम इसको सबमिट नहीं कर सका, आप मुझे 1 दिन की एक्सटेंशन और दे दें, 2 दिन की दे दें। कस्टमर एग्री कर जाते हैं। उससे करने के बाद जैसे भी एग्री करें, आप उसको विद इन टाइम ऑर्डर सबमिट करवा दें, लेकिन कभी भी ऑर्डर लेट सबमिट करने की गलती नहीं करनी। उसको पहले रिजॉल्व कराना है मसला, उसके बाद उसको सेंड करना है, वरना मसला आपके लिए होगा, आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग ख़राब होगी, आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट ख़राब होगा, प्लस कस्टमर के भी बैड रिव्यूज़ आने के चांस होते हैं कि किस बंदे ने मुझे लेट काम सबमिट करवाया है। यहाँ तक कुछ चीज़, कोई मसला, कोई पूछना हो? कोई चीज़ ना समझ आई हो? सर थोड़ा सा रिवाइज कर यही टॉपिक। ठीक है, रेजोल्यूशन सेंटर बेसिकली इसलिए होता है कि अगर आपको फाइबर के ऊपर कभी कोई मसला मसाइल आ जाए, तो आप रेजोल्यूशन सेंटर में जाके उससे उनका हल डिमांड कर सकते हैं। मोस्टली जो मसले मसाइल आते हैं वो आता है ऑर्डर के, क्या नाम है, डिलीवरी टाइम के अंदर। क्या आपने एक्सटेंशन क्लेम कर लेते हैं डिलीवरी टाइम की, या आता है अगर आपने ऑर्डर कैंसिल करना हो म्यूचुअल कंसेंट से, लेकिन या फिर आपको लगता हो कि कस्टमर मुझसे एक्स्ट्रा काम करवाई जा रहा है और मुझे पैसे नहीं दे रहा, आप ये भी क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपसे कहा मुझे 2 लोगो चाहिए, आपने मुझे 2 लोगो बना कर सेंड कर दिए, मैंने कहा नहीं यार इसके ना ऐसा करो, इसके बैकग्राउंड चेंज कर दो, अब मुझे 2 डिज़ाइन और भेज दो। मैं आपको फिर बना के 2 डिज़ाइन सेंड कर दिया आपने मुझे, अब मैं कहते नहीं यार ऐसा करो, ये डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया, एक और डिज़ाइन बना के भेज दो। अब ये 2 चीज़ें हैं, या तो आपने जो मैं आपको डिज़ाइन सेंड किया है, आप मुझसे उसमें रिवीजन क्लेम करवाएं कि जी आप मुझे इसको रिवाइज़ कर दें, आप मुझसे एक्स्ट्रा काम मांगे जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा रेजोल्यूशन सेंटर में, वहाँ जाके मैं लिख दूंगा कि भाई कस्टमर मुझसे जो हमने एग्री किया था उससे मुझसे एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपने डिलीवरी टाइम एक्सटेंड करवाना है,
किसी भी वजह से आप उसको टाइमली कंप्लीट नहीं कर सके, तब रेजोल्यूशन सेंटर में जाएं, अपनी वजह बताएं, अपना केस सबमिट करें। हाँ, एक चीज़ लाजमी इसमें करें, पहले कस्टमर को ज़रूर एतमाद में लें। जो आपका कस्टमर है उसको ज़रूर एतमाद में उसको मैसेज करें कि भाई ये मसला था, तो मैं रेजोल्यूशन सेंटर जा रहा हूँ, आप काइंडली मेरा मसला रिजॉल्व करवा दें। कई बार ऐसा चांसेस हैं, ऐसा हमेशा नहीं, लेकिन चांसेस हैं कि कस्टमर, अगर आपने अपने कस्टमर से को एतमाद में नहीं लिया, उससे पहले आपने बात नहीं की, तो कई बार कस्टमर अनाय हो जाता है कि यार ये इसने बंदे ने क्या मजाक लगा कर रखा हुआ, एक तो मेरा काम लेट कर दिया, ऊपर से रेजोल्यूशन सेंटर चला गया। तो कुछ भी करना है, आपने रेजोल्यूशन सेंटर जाना है, एक बार पहले कस्टमर को ज़रूर एतमाद में लें कि ये मेरा मसला हो गया था, मैं रेजोल्यूशन सेंटर में इस चीज़ को क्लेम करने लगा हूँ, काइंडली इसको रिजॉल्व करा दें। क्योंकि फाइबर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो इससे कह लें जो मेजॉरिटी राइट्स हैं वो होते हैं कस्टमर्स के। फ्रीलांसर्स के राइट यहाँ पे बहुत कम है, और रेजोल्यूशन सेंटर मानता भी हमेशा कस्टमर की ही है। इवन कि मेरे साथ एक बार ऐसे भी हुआ था कि मैंने काम सबमिट करवाया, 3 दिन का टाइम होता है उसको मार्क ऑटोमेटिकली मार्क होने का, वो मार्क कर ऑटोमेटिकली भी हो गया, पेमेंट मेरे अकाउंट में आ भी गई। तो 4 हफ्ते बाद कस्टमर को याद आया कि मैंने रिवीजन क्लेम करनी थी, उसने मुझे मैसेज किया, तो मैंने कहा भाई मार्क आज कंप्लीट हो चुका हुआ है, कोई मसला है रेजोल्यूशन सेंटर चले जाओ। अब उसने पता नहीं रेजोल्यूशन सेंटर में क्या क्लेम किया क्या नहीं किया, मुझे सिर्फ मैसेज आ गया कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया और पेमेंट हमने वापस कस्टमर को कर दी है। ऑर्डर मार्कस कंप्लीट होने के बाद, मेरे अकाउंट में पैसे आने के बाद, फिर भी फाइवर ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे कस्टमर के जो फ्रीलांसर्स के राइट्स हैं वो थोड़े से कम हैं, जो कस्टमर्स के राइट हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। तो आपने कोई भी रेजोल्यूशन सेंटर में जाके मसला आपने रिजॉल्व करवाना है, एक बार कस्टमर को ज़रूर एतमाद में ले लीजिएगा। कस्टमर के अनॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप उसको एतमाद में नहीं लेंगे। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने सब कुछ कर लिया, आपके पास पैसे भी आ गए, फाइवर के ऊपर सब कुछ हो गया, पैसे निकलवाने कैसे हैं? तो सबसे पहले जब अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ पे एनालिटिक्स के साथ लिखा होगा अर्निंग्स की ऑप्शन होगी एक, अर्निंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपके सामने अर्निंग्स का पेज ओपन हो जाएगा। अभी जो कि हमने साथ कुछ इंटीग्रेशन नहीं की भी, तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस दे रहा है, पेपॉल अकाउंट की, बैंक ट्रांसफ़र की और फाइबर रेवेन्यू कार्ड की। पेपॉल पाकिस्तान में है ही नहीं, तो हम यहाँ पे पेपॉल अकाउंट करेंगे भी नहीं। सबसे आसान है बैंक ट्रांसफ़र करना। आप जब आपके पास फाइबर में पैसे आएंगे, आप यहाँ पे अर्निंग शुरू करेंगे, सिंपल आप एक क्लिक किया करेंगे कि ट्रांसफ़र दिस अमाउंट टू माय बैंक, सारी की सारी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी सिर्फ 1 या 2 क्लिक्स के ऊपर। तो अपने बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है। जब आप बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा, आपसे वेरीफाई कराएगा थ्रू पास SMS, वो आपको एक कोड भेजेगा, आपने वेरीफाई बाय SMS के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको एक यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड रिसीव हो जाएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट कोड पे क्लिक कर देना है। आपको ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन की ईमेल चली जाएगी आपके ईमेल के ऊपर। अब आपने क्या करना है कि अपना ईमेल अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद जो आपको फाइबर की तरफ से ईमेल आई होगी, आपने उस ईमेल में जो लिखा हुआ है क्लिक हेयर, तो कुछ लिखा होगा नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर, तो क्लिक हेयर पे आपने क्लिक करना है, वो आपको वापस रीडायरेक्ट कर देगा फाइबर के ऊपर। जब फाइबर के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा तब ये पेज होगा आपके बैंक ट्रांसफर के विड्रॉल्स का। जब
इस पे आपने क्लिक करना है गेट स्टार्टेड के ऊपर। जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो बहुत ही सिंपल और आसान सा एक फॉर्म है पे1 पायनियर का। करना कुछ नहीं है, हमने पायनियर का अकाउंट बनाना है। हमने कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, हम सिर्फ अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि जो फाइवर ट्रांसफ़र करेगा पायनियर को, पायनियर ट्रांसफ़र करेगा हमारे बैंक अकाउंट में। सिंपल सा एक फॉर्म है। सबसे पहले सेलेक्ट करना है एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि हम एज ए इंडिविजुअल यहाँ पे काम कर रहे हैं। अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, ओरिजिनल नाम लिखना है यहाँ पे। अपना ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस से आपने फाइबर का अकाउंट बनाया हुआ है, कोशिश करें कि वही दें। री एंटर करना है ईमेल एड्रेस, और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देनी है, जो कि आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है शनाख्ती कार्ड पे। और फिर क्लिक कर देना है नेक्स्ट के ऊपर। जब क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर, वो आपसे आगे मांगेगा आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जो भी आपकी असल कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपने लिखनी है। उसमें क्या आपकी कंट्री है, आपका एड्रेस है, किस शहर से हैं, ज़िप कोड क्या, और आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखने के बाद ऑटोमेटिकली आपके इसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर एक और कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड। एक पहले आया था वो था फाइबर का, अब आएगा पायनियर का। जो कोड आपके पास आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है और वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे शो नहीं हो रहा, लेकिन इसके नीचे नेक्स्ट की ऑप्शन होगी, आपने उस पर क्लिक कर देना है। थर्ड स्टेप के अंदर आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखना है, पासवर्ड दोबारा री एंटर करें पासवर्ड को, सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होना चाहिए वो लिखना है, उसका आंसर लिखें, और जो नीचे कैप्चा कोड आ रहा है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दें। यहाँ तक तो बन गया पायनियर का अकाउंट। अब जो लास्ट स्टेप है वो है आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स। आपका पर्सनल अकाउंट, क्योंकि आप पर्सनल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं हम सारे, तो अपना बैंक कंट्री ऑटोमेटिकली पाकिस्तान ऊपर लिखा होगा, करेंसी हमारी PKR है, और जहाँ पे बैंक नेम है यहाँ पे लिखा हुआ है रॉयल बैंक ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है रॉयल बैंक ऑफ पाकिस्तान। जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे, पाकिस्तान में जितने भी बैंक अकाउंट इस टाइम बैंक यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं वो सारे इस लिस्ट में शो हो जाएंगे। बेशक वो सरकारी बैंक हो, बेशक प्राइवेट बैंक हो, या जो मर्ज़ी बैंक हो, अगर वो बैंक ही पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है इस टाइम तो वो इस लिस्ट में शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर नीचे लिखना है और अपना IBN नंबर। IBN नंबर, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो अपनी इंटरनेट बैंकिंग में जाएं, आपको वहाँ से आपका IBN नंबर मिल जाएगा। आपके चेक के ऊपर IBN नंबर लिखा होता है। अगर वहाँ से भी नहीं मिलता, चेकबुक भी नहीं है, ऑनलाइन बैंकिंग भी यूज़ नहीं करते, अपनी ब्रांच में जाएं, अपनी ब्रांच से उस ब्रांच का अपना जो है आप IBN नंबर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखना लाजमी है अकाउंट नेम और IBN नंबर। IBN नंबर बेसिकली होता है इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर। चूँकि पेमेंट हमें बाहर से आनी है तो जो हमारा अपना बैंक अकाउंट नंबर है हम वो नहीं लिखते, उससे कुछ आगे कोड होते हैं, उन कोड्स के साथ हमने यहाँ पे अपना IBN नंबर लिखना है। नीचे दो कंडीशंस हैं, दोनों को बगैर पढ़े एग्री करें और सबमिट कर दें। विदिन 24 to 48 आवर्स आपको कंफर्मेशन की ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट इंटीग्रेट हो गया है फाइबर के साथ पेमेंट्स के लिए। यहाँ तक कुछ समझ ना आई है, कुछ पूछना हो? सर ये जब हमें ऑर्डर आना शुरू होगा या हम कोई ऑर्डर लेकर उस पर देंगे, ये तब हम इसको कर सकते हैं साइन अप, या ऑर्डर आने के बगैर भी? आप अभी भी कर सकते हैं। हमने सिर्फ अपना अकाउंट इंटीग्रेट करना है पेमेंट के लिए, तो हम अभी भी कर ओके। सकते हैं। पेमेंट तब आएगी जब पेमेंट हम तब विड्रॉ करेंगे जब बस ऑर्डर्स आएंगे। तो कम से कम 5,000 की अमाउंट हमारे पास होगी अकाउंट में, तब भी हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, उससे कम अमाउंट हम विड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर हमने आज एक
ऑर्डर पे काम किया $5 का, वो हम विड्रॉ नहीं कर सकते? नहीं। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि आपने आज ऑर्डर पे काम शुरू किया, आपका ऑर्डर एक्सेप्ट भी हो गया, और आज की डेट में आपको पेमेंट, मतलब वो कस्टमर ने ऑर्डर कर एक्सेप्ट कर लिया, तो आज के दिन में फाइवर ने आपके अकाउंट में $5 ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन असल में $5 आपके अकाउंट में फिर फ़ौरन ट्रांसफ़र नहीं होते। 14 डेज़ का टाइम है आपकी पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने में। अगर ऑर्डर आज कंप्लीट हुआ है तो आपके अकाउंट में 14 डेज़ के बाद जाके पेमेंट आएगी। 14 डेज़ जो फाइवर के अपने पेमेंट के प्रोसेसिंग का टाइम होता है। ओके। ठीक है, विड्रॉ आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपके जो अवेलेबल फॉर विड्रॉल बैलेंस होगा वो 5,000 रुपयों से ऊपर होगा, उससे नीचे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो सर ये करना कैसे होता है? क्या चीज़? विड्रॉ कैसे करना है? जी। सिंपल है, वैसे अपनी अर्निंग्स के पेज पे आएंगे, नीचे लिखा होगा अवेलेबल फॉर विड्रॉल, उस पर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली आपको विद इन 24 आवर्स आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सिर्फ एक सिंगल क्लिक के ऊपर। ओके। आपने ट्रांसफ़र टू माई अकाउंट बैंक अकाउंट करना है, उस पर क्लिक करेंगे, आपको एक ईमेल भी आ जाएगी कि जी हमने आपके जो अमाउंट है उसको प्रोसेस कर दिया है। अप्रॉक्सीमेटली ये अमाउंट बनते हैं जो हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकती है ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन करेंसी रेट। लेकिन अमूमन जो ईमेल में लिखा होता है तकरीबन उतनी ही अमाउंट आती है कि 15-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, और विद इन 24 आवर्स आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। कुछ चीज़ किसी ने पूछनी हो यहाँ पे, या इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूँ? कुछ चीज़ ना समझ आई हो? ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो कि फाइबर के ऊपर आप लोगों ने अवॉइड करनी है। कुछ इसमें हैं जो फाइबर की अपनी टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस थे, जो कि काफ़ी बुरे एक्सपीरियंसेस मुझे फेस करने पड़े फाइबर के ऊपर। पहली चीज़ ये है कि कभी भी किसी की डिस्क्रिप्शन या इमेज कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपकी प्रोफाइल, आपका गिग फ़ौरन से पहले डिलीट बैन हो जाएगा। आपको वार्निंग इशू हो जाए, होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको वार्निंग इशू होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग डाउन जाएगी। तो कभी भी किसी भी बंदे की प्रोफाइल से, उसे गिग से कुछ भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके अपनी गिग अपनी प्रोफाइल में नहीं लगाना, ना ही उसके इमेजेस, किसी के भी इमेजेस अपने गिग या अपने उसमें गैलरी में लगाने हैं। पहली चीज़ तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि जब मैसेज आप टाइप कर रहे हो अपने कस्टमर को, तो आपने कभी भी उस मैसेज के अंदर ईमेल एड्रेस अपना टाइप नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ईमेल एड्रेस कस्टमर को बताना अपना, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपने ईमेल आपने उसको बताना पड़ता है, तो आप उसमें यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल लिखा है abc@gmail.com, जैसे आप @ एंटर करेंगे, लिखेंगे, फ़ौरन ही फाइबर की तरफ से आपको वार्निंग का साइन शो हो जाए कि आप कुछ गलत करने जा रहे हैं। क्योंकि फाइबर को ऐसा लगता है कि अगर किसी बंदे ने अपना ईमेल एड्रेस किसी से शेयर किया है तो इसका मतलब वो आउट ऑफ द फाइबर जाके काम करवाने की उसकी ख्वाहिश है। तो आपने अगर ईमेल एड्रेस लिखना भी है तो abc@the इस तरह पूरा लिख के उसको सेंड करना है, ताकि फाइबर इसका जो सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिस्टम है इसका,
वो उसको रीड ना कर सके कि ये @ कोई ईमेल एड्रेस है या फिर ये टेक्स्ट है। एक बार ऐसे हुआ था कि मैंने एक ऑर्डर मुझे मिला था कि एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है, उसको डाउनलोड करना है और मुझे सेंड करना है आपने। वो सेंड कैसे करना था, अच्छी खासी वो जीबीएस के अंदर उसकी डाउनलोडिंग थी, 70-80 जीबी की वो थी जो करना, उसको सेंड करना था मैंने। अब उसके लिए मैंने एक नया ईमेल एड्रेस बनाया जीमेल का, गूगल ड्राइव पे मैंने सारी कुछ चीज़ें अपलोड की, डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स बना के उस पर सारे मैं अपलोड की। मैं उसको जब सेंड किया तो मुझे वार्निंग इशू हो गई कि जी आप ईमेल एड्रेस क्यों सेंड कर रहे हैं, हालांकि मैं उसको उसी का बनाया हुआ ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सेंड कर रहा था। दूसरा तरीका ये, अगर किसी को अपना ईमेल एड्रेस सेंड करना है तो आप एक सिंपल वर्ड की फाइल लें, उसमें अपना ईमेल एड्रेस टाइप करें और कस्टमर को फाइल वर्ड की फाइल सेंड कर दें, बजाय ऐसे कि मैसेज में ईमेल एड्रेस टाइप करने के। थर्ड है कि कभी भी पेमेंट, पे या कुछ इस तरह के वर्ड्स कभी भी मैसेज के अंदर टाइप नहीं करने कस्टमर के साथ। एग्जांपल यहाँ पे मैंने शेयर किया, मैं सिर्फ पे लिखा था मैसेज के अंदर, साथ ही मुझे नीचे वार्निंग शो हो गई है कि आप ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रा सोच समझ के करें। नीचे लिखा हुआ नेवर एक्सेप्ट और आस्क फॉर डायरेक्ट पेमेंट्स, डूइंग सो मे गेट योर अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड। अब इसका जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है फाइवर का, वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को खुद से असेस कर रहा होता है। अगर आपको लगता है कि यार इतने लाखों यहाँ पे फ्रीलांसर्स हैं, कैसे वो हर एक मैसेजेस चेक करेंगे, तो उन्होंने कुछ अपने यहाँ पे फिल्टर्स लगाए हैं कुछ वर्ड्स के साथ। इसके लिए कुछ और वर्ड भी हो सकता है, वो आप लिखें। अगर आपको साथ में कोई वार्निंग शो हो रही है तो फ़ौरन आप उस वर्ड को रिप्लेस कर दें, आप उस वर्ड को इस्तेमाल ना करें। तो जब भी मैसेज टाइप करते हुए आपको वार्निंग शो हो तो आप वहीं पर रुक जाएं, या तो उसको कोई वर्ड की फाइल बना के सेंड करें, या फिर उसको वर्डिंग को चेंज कैसे कर दें कि फाइवर का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट ना कर सके। अभी कुछ जो चीज़ें अब आने वाली हैं, ये मेरी अपनी जो इसे कह सकते हैं लर्निंग्स हैं फाइवर के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बुरे एक्सपीरियंसेस से मैं गुजरा। जब भी आपको कोई बंदा मैसेज करे ऑर्डर के लिए, एज ए न्यू सेलर तो हमारी कोशिश है बस हमें मैसेज आए, हमें काम मिल जाए, लेकिन इतना भी वो जिसे कहते हैं ना बेसब्रे नहीं होना। आपको मैसेज भी आएगा, आपको काम भी मिलेगा, लेकिन जब भी आपको कोई बंदा मैसेज कर रहा है तो एक बार उसकी प्रोफाइल ओपन करके पढ़ें ज़रूर कि फाइवर पे कब से है ये बंदा, और लोगों ने इसके बारे में क्या रिव्यूज़ दिए हैं। जिस तरह कस्टमर आपको रिव्यू दे सकता है अपने काम के बारे में, आप लोग भी कस्टमर को रिव्यू दे सकते हैं एज अ बायर कि ये बायर कैसा था। तो अगर तो किसी लोगों ने उसके बारे में गलत रिव्यूज़ लिखे हुए हैं कि बंदा प्रोफेशनल नहीं है, ये रिविजन्स बहुत डिमांड करता है, ये बहुत डिमांडी है, ये बहुत तंग करता है, तो आप वहीं पे उस बंदे के काम से माजरत कर लें कि भाई आई एम सॉरी, मैं आपका काम अभी फ़िलहाल नहीं कर सकता, आपकी और जगह आप किसी और बंदे से अपना काम करवा लें। अगर तो उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको तसल्ली होगी ये बंदा मुझे भी तंग नहीं करेगा। अगर ये पहले 5-10 को तंग करके आ रहा है तो ये आपको भी लाजमी तंग करेगा, लेकिन अगर उसका प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड, उसका पास्ट ट्रैक अच्छा है तो ये आपके लिए पहले ही सेटिस्फेक्शन आप होती है, माइंड सेटिस्फाइड होता होगा आपका कि बंदा अच्छा है, इसके साथ काम करने का मज़ा आएगा। तो जब भी आपको कोई फाइवर पे मैसेज करे, आप एक बार उसकी प्रोफाइल लाजमी विजिट करें कि बंदा है कौन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंडियंस और बंगालियों, इनके साथ काम करने से तो मेरी तौबा है। मैंने आपको एग्जांपल शेयर की थी, जो कि मुझसे पैसे फाइवर ने वापस मांग लिए थे ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद भी। वो कस्टमर इंडियन था, उसने लोगो बनवाया, लोगो बनवाने के बाद 2 हफ्ते बाद उसको याद आया था कि भाई लोगो मुझे पसंद नहीं आया, तो अब रिवीजन तो क्लेम कर नहीं सकता वो। उसने फाइवर पे जाके कंप्लेंट की, क्या कंप्लेंट की मुझे नहीं पता, लेकिन फाइवर ने मुझसे उसके पैसे वापस ले लिए थे। इसी तरह कुछ और इंडियंस भी मुझे इस तरह के टकरे हैं
मैंने अमेरिकन के साथ भी काम किया है, यूरोपियंस के साथ भी काम किया है, अरबियों के साथ भी काम किया है। अरबी भी इतना तंग नहीं करते जितना इंडियंस और बंगाली करते हैं। मैं आपको वाकई अपना हकीकी वाकया बता रहा हूँ। इंडियंस इस तरह के भी एक बार मुझे मिला था इंडियन, वो खुद था सेलर फाइबर के ऊपर। अब पता नहीं शायद वो किसी मिशन के ऊपर आए होते हैं कि हमने पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी रेटिंग ख़राब करनी है। उसने ऑर्डर प्लेस किया $5 का मुझे। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम मैंने उसकी प्रोफाइल तब मैं चेक नहीं करता था उस टाइम पे, उसके बाद से मैंने चेक करनी शुरू की थी। फाइबर के ऊपर उसने मुझे काम दिया। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आपने लोगो बनवाना किसका है। उसने मुझे कहा कि मैंने एक जनरल स्टोर ओपन करना है। मैं कहा जनरल स्टोर में चीज़ क्या बेचनी है, आपने कुछ तो आपकी निश होगी। नहीं कुछ नहीं पता, आप बस मुझे लोगो बना दो। मैंने उसको 5 एक जनरल सैंपल्स बना के सेंड कर दिए कि चलो इसमें से इसको कोई पसंद नहीं आकर रिवीजन क्लेम कर लेगा। उसने वहीं पे रूड बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया कि जी आप तो अनप्रोफेशनल हैं, फलां हैं, आप टीम में हैं, आप ऑर्डर कैंसिल करो। अब ऑर्डर कैंसिल करना उस टाइम पे मेरे लिए ऐसा था कि 3 से 4 दिन बाद मेरी इवैल्यूएशन थी प्रोफाइल की। अगर आपने फाइबर की प्रोफाइल वो फाइबर की ऐप डाउनलोड करके रखी हुई है तो आप देखेंगे वहाँ पे लिखा आता है कि नेक्स्ट इवैल्यूएशन ड्यू कब है आपकी प्रोफाइल की। तो 3 से 4 दिन बाद मेरी प्रोफाइल की इवैल्यूएशन थी। जब मैंने अपना ऑर्डर कंप्लीशन रेट कैलकुलेट किया तो वो 90% से कम पे जा रहा था अगर मैं ऑर्डर कैंसिल करता। लेकिन अब वो चूँकि था इंडियन, मैंने कहा इसके साथ मैं तरले में तो मारने नहीं है, ऑर्डर कैंसिल करना है कर दे ऑर्डर कैंसिल। इससे पहले कि वो ऑर्डर कैंसिल करता रिजर्वेशन सेंटर में जाके मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब उस ऑर्डर कैंसिल करने से जो मेरी पहले ऑर्डर कंप्लीशन रेट था 96%, वो ड्रॉप होके आ गया 87% के ऊपर। और 4 दिन बाद मेरी प्रोफाइल की वैल्यूएशन थी। फिर जब मैंने बाद में उसके बंदे की प्रोफाइल चेक की, वो खुद फाइबर के ऊपर सेलर था, वो खुद फ्रीलांसर था, लेकिन वो था इंडिया से। अब अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मुझे मदद में ऐसी मिली कि उसी दिन मुझे 4 ऑर्डर्स और आ गए। एक ही दिन में 4 ऑर्डर्स मुझे मिल गए। उन 4 ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के बाद मुश्किल से मेरी जो रेटिंग थी वो 90% से क्रॉस की। और इस तरह शायद अल्लाह की मेरे साथ मदद थी कि अल्लाह ने मुझे डी वैल्यू होने से बचा लिया, वरना मेरी डिमोशन हो जानी थी फाइबर के ऊपर। तो इंडियंस के साथ और बंगालियों के साथ भी मेरे साथ बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं। इंडियंस के साथ तो मेरे हमेशा ही बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो ये दो चीज़ें मेरी ऐसी हैं कि जब मैं कभी भी इंडियंस के साथ और बंगालियों के साथ मैं कभी काम नहीं करता। मेरा एक सवाल था हाँ जी पूछें। सर, अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, कोई इनबॉक्स में मैसेज करता है, तो हम मुझसे ये पूछ सकते हैं मेरे टेक्स्ट मैसेज में कि आप जैसे नहीं आप उसकी प्रोफाइल पे आप आप उसकी कह रहे प्रोफाइल पे हैं क्लिक कि करेंगे। इंडिया और बंगाली लोगों के साथ। आपने पूछना किसी से नहीं है ना, आपने ये कहना कि मैं जी इंडियंस के साथ काम नहीं करता, ये किसी को नहीं कहना। आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो जाएगी अगर आपने ये कह दिया कि मैं फ़लाँ के साथ काम नहीं करता, कि आप फ़लाँ तो ऐसे हो। ये किसी को नहीं कहना। उनसे बहुत ही ओके। आराम से कह देना आई एम सॉरी, मैं इस समय अवेलेबल नहीं हूँ आपका काम करने के लिए, आप किसी और से काम करा लें। और आपको पता कैसे चलेगा कि इंडियन है या बंगाली है, या आप उनकी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, साथ ही ऑप्शन आपको सामने शो हो जाएगा कि ये कब से मेंबर है फाइबर के ऊपर और उसका ताल्लुक कहाँ से है। और दोस्तों कोई प्रीवियस रिव्यूज़ मिले होंगे, कुछ रिव्यूज़ मिले होंगे, कुछ रिव्यूज़ कस्टमर ने दिए होंगे, तो वो वहाँ पे शो हो रहे होंगे। पूछना किसी से नहीं है ना, किसी को कहना कि मैं इंडियन के साथ काम नहीं करता, वो आपकी शिकायत कर देगा फाइबर पे कि ये बंदा रेसिस्ट है। ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ है, कभी भी आपने अगर आपके मैसेज में कोई बातचीत हो रही हो, आपने किसी को भी सर, मैडम, मैम, ब्रदर, सिस्टर कुछ नहीं कहना। आपने उनको उनके नाम से मुखातिब करना है या हेलो है जो भी कहना है। आपने किसी को भी ओके। सर मैडम नहीं कहना, बेशक उसका नाम जो मर्जी उससे अपना यूज़र नेम रखा हो, उसको उसके यूज़र नेम से मुखातिब करें।
क्योंकि जो गोरे हैं ये सर मैडम मैम इसको बहुत बुरा समझते हैं, क्योंकि उनके सर एक खिताब है गोरों के लिए। अगर किसी को सर कहना तो उसके लिए पूरे उनके मुताबिक कुछ क्राइटेरियाज हैं, जिसने बहुत कुछ ज़िंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट की हो उसको सर कहते हैं वो लोग। हम तो यहाँ पे हर अपने से बड़े को सर कह रहे होते हैं। तो ये इस तरह जो वर्ड्स हैं सर मैडम मैम ब्रदर सिस्टर, ये अवॉइड करने हैं। आपकी आवाज़ में बहुत डिस्टॉर्शन है, काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। सर मैंने बोला है कि ये वर्ड्स मैडम सर मैम ब्रदर सिस्टर ये वर्ड्स यूज करने से क्या बुरे असरात हो सकते हैं? ये चीज़ कॉमन है हमारे माशरे में, ये चीज़ उनके माशरे में कॉमन नहीं है। आप उनको हमेशा उनके नाम से मुखातिब करें, स्पेशली गोरों को। गोरे पसंद करते हैं कि आप हमें सर मैडम मैम कहने की बजाय आप हमें हमारे नाम से मुखातिब करें। हेलो मार्टिन, जो भी उसका नाम है, माइकल, रिकी पॉन्टिंग, द ओके ब्रेन लारा, जो भी उसका नाम है आप उसको उसके नाम से मुखातिब करें। अगर और उसका मिस्टर नाम क्या, मिस्टर मिस्टर कह सकते हैं? मिस्टर मिस्टर कह लें, लेकिन मिस्टर भी मतलब उसको डायरेक्ट नाम लें, बुरा नहीं मानता गोरा इसके बारे में। अगर उसने अपना नाम नहीं लिखा हुआ, उसने यूजर नेम जो लिखा हुआ है आप उसको उसके यूजर नेम से मुखातिब करें। यस ठीक है। ओके सर। अच्छा, अगली चीज़ है रिव्यूज़। कभी कस्टमर को खुद से मैसेज नहीं करना ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद कि जी मेरे काम पे रिव्यूज़ भी दें। ऐसी गलती कभी नहीं करनी, खुद से रिव्यूज़ मांगने वाली। रिव्यूज़ नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फ्रीलांसर के लिए कि भाई मैंने काम किया, मुझे इसके बारे में अच्छे रिव्यूज़ मिलें। लेकिन सम टाइम कस्टमर रिव्यूज़ नहीं देता, ऑर्डर कंप्लीट मार्कर्स कंप्लीट करेगा और चला जाएगा। इसका बैड इम्पैक्ट क्या होता है, या इसका कह सकते हैं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, अगर तो कस्टमर को आपका काम बहुत अच्छा लगा है और वो उसे 100% सेटिस्फाइड है और बहुत खुश है आपके काम से, तो वो आपको लाजमन रिव्यू देगा। इवन अगर मैंने फाइवर के ऊपर अभी 100+ ऑर्डर्स कर लिए हुए हैं, तो उसमें से मुझे सिर्फ 50-60 के ऊपर ही रिव्यूज़ मिले हुए, बाकी के ऊपर रिव्यूज़ नहीं मिले हुए। लेकिन आपने कभी भी खुद से रिव्यूज़ नहीं मांगने मैसेज करके कि जी मुझे मेरे काम के ऊपर रिव्यूज़ दें। तो अगर कस्टमर को आपका काम अच्छा लगेगा और उससे 100% सेटिस्फाइड भी होगा, तो वो आपको अच्छे रिव्यूज़ लाजमी दे के जाएगा, आपको फीडबैक लाजमी देगा। लेकिन अगर तो उसने फीडबैक नहीं दिया, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो बंदा बहुत ही खड़ूस किस्म का बंदा भी हो सकता है, इसने हमारा काम करवाया, काम करके निकल गया। या फिर ये भी हो सकता है कि कस्टमर अगर तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली मार्क हो गया है, कस्टमर को उस पर रिव्यू देने का टाइम नहीं मिला, या उसको बाद में कोई रिवीजन क्लेम करवानी थी लेकिन वो ऑटोमेटिकली मार्क हो गया हुआ है, तो वो गुस्से में आके आपके बैड रिव्यूज़ भी लिख सकता है। तो खुद से रिव्यूज़ कभी नहीं मांगने। दूसरी बात, अगर तो आपको के साथ किसी कस्टमर ने बैड एक्सपीरियंस हुआ आपका, आपने उसको 3-4 रिवीजन्स में जाके आप लोगों का काम कंप्लीट हुआ है, या फिर कोई भी रीज़न थी जिसमें आपको लगता है यार इस बंदे के साथ इस ऑर्डर पे काम करने का मज़ा नहीं आया, और आपको डर है कि ये बंदा मुझे बैड रिव्यू करके जाएगा। कई बार होता है, मतलब पता चल जाता है कि इस बंदे ने तुम्हें बैड रिव्यू करके जाना है, काम बेशक करवा ले लेकिन ये बंदा मुझे बैड रिव्यू ही करके जाएगा। मिसकम्युनिकेशन बीच में हो सकती है, डिलीवरी टाइम एक्सटेंशन की बात हो सकती है, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें आपको डर हो कि मुझे बैड रिव्यूज़ मिलेंगे। अब उससे बचने का तरीका ये क्या है, उससे बचने का तरीका ये, जब आपको नोटिफिकेशन आएगा फाइबर के ऊपर कि कस्टमर ने आपके बारे में रेटिंग की है और आपके बारे में फीडबैक दिया है, लेकिन वो फीडबैक देखने से पहले
आप हमें उसके बारे में फीडबैक दें। आपको फीडबैक शो नहीं कराएगा फाइवर पहले, वो आपसे पहले पूछेगा कि मुझे कस्टमर के बारे में फीडबैक दो, उसके बाद मैं फिर शो करूँगा कि कस्टमर ने आपको क्या फीडबैक दिया। अगर तो आपको लगता है कि आपका बैड एक्सपीरियंस है कस्टमर के साथ, तो आप उस रिव्यू को, जो नोटिफिकेशन फाइवर का है, उसको इग्नोर कर दें, उस पर कोई रिप्लाई ही ना करें, कस्टमर को कुछ भी रेट ना करें। कस्टमर को आप रेट नहीं करेंगे तो उस कस्टमर का वो रिव्यू पेंडिंग जाएगा, वो ना आपकी प्रोफाइल पे शो होगा ना कहीं पे शो होगा। लेकिन अगर तो आपने उसको जज्बाती होके रेटिंग दे दी, उसके बारे में एक्सपीरियंस भी लिख दिए, सबमिट भी कर दिया, सबमिट किया, तो जो आपके सामने कस्टमर का फीडबैक आया वो आ गया ख़राब। पहले कस्टमर ने तो आपका काम को रेटिंग भी कम दी हुई और आपको अच्छी खासी सुना के भी गया हुआ है कि ये अनप्रोफेशनल बंदा था, उसने मुझे तंग किया, फलां टिमकाना, कुछ भी बैड रिव्यूज़, बैड कमेंट्स लिख दिया आपके बारे में। तो उस अब क्या करना है, क्योंकि अब वो डिलीट नहीं हो सकता फाइवर के ऊपर से। जो एक बार रिव्यू पब्लिश हो गया वो हो गया, लेकिन एटलीस्ट हम उसको काउंटर कर सकते हैं, हम उस रिव्यू का जवाब दे सकते हैं। फाइवर ने हमें इतनी एक ऑप्शन दी हुई है फ्रीलांसर्स को कि वो अपने बैड रिव्यूज़ का जवाब दे सके कि भाई ये बैड रिव्यूज़ किस वजह से है। कस्टमर ने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया, कोई और मसला था, आपको सही तरह रिक्वायरमेंट नहीं समझाई गई, कस्टमर ने रिवीजन डिमांड नहीं की, क्या मसला था, आप वो मसला वहाँ पे लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपको कोई बैड रिव्यूज़ मिला है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, ताकि जो कस्टमर, आने वाला कस्टमर है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपके गिग के ऊपर, वो ये देख लो उसको बैड रिव्यूज़ मिला है तो क्यों मिला है और किस रीज़न से मिला है, आपने क्या रीज़न दिया उस बैड रिव्यू की। सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप जो फाइवर का नोटिफिकेशन है कि आपके ऑर्डर पे रिव्यू आया है, और अगर आपको डर है कि वो रिव्यू ख़राब हो सकता है, उसको इग्नोर कर दें, कस्टमर को रेटिंग ही ना दें, उसका बैड रिव्यू आपकी प्रोफाइल पे भी शो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने रेटिंग दे दी है, उसका बैड रिव्यू पब्लिश हो गया है आपकी प्रोफाइल पे, तो आप उसकी जस्टिफिकेशन लाजमी दें कि बैड रिव्यू क्यों हुआ है। यहाँ तक कुछ चीज़ पूछनी हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो? सर ये जो सारा, ये दोबारा से जल्दी से बता दें, मेरा नेट थोड़ा सा मसला कर गया था, तो ये थोड़ी सी आपकी बात स्किप हो गई है। सर कहाँ से, ये आखिर रिव्यूज़ वाली चीज़? ये पूरा पेज ही जो स्क्रीन पे है, ये जरा बता दें दोबारा से। चलिए ये दोबारा नेवर आस्क फॉर रिव्यूज से बता दें। शुरू से सुन लें कि आपने फाइबर के ऊपर क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना है। मैं शुरू से बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। जो गलतियाँ 3 साल में सीखेंगे, गलतियाँ नहीं करनी, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ कि गलतियाँ क्या क्या नहीं करनी। सबसे पहले तो ये कि किसी की भी डिस्क्रिप्शन, उसके इमेजेस कॉपी पेस्ट नहीं करने अपनी प्रोफाइल पे या अपने गिग के ऊपर। करेंगे तो आपकी प्रोफाइल आपके गिग के लिए ख़तरा हो सकता है। कभी भी मैसेजेस के अंदर, जब कस्टमर से बात कर रहे हैं मैसेजेस के अंदर, उसको मैसेज में अपना ईमेल एड्रेस टाइप करके नहीं देना। अगर करना है तो कोई वर्ड की फाइल बना के सेंड कर दें, @ की जगह, वो साइन बनाने के, सिंबल बनाने की जगह @ पूरा इंग्लिश में लिख के उसको सेंड कर दें, जब उसको भी कुछ समझ आ जाए। मैसेज में टाइप नहीं करना। अगर मैसेज में टाइप करेंगे तो जो आपकी कन्वर्सेशन है वो फाइबर के रडार में आ जाएगी। अगली चीज़, मैसेजेस के अंदर कभी भी पेमेंट, पे, कुछ इस तरह के जिसके पेमेंट, जिस चीज़ का मतलब हो, वो चीज़ आपने मैसेजेस के अंदर टाइप नहीं करनी। अगर करेंगे तो नीचे कुछ इस तरह का आपके सामने एक वार्निंग शो हो जाएगी कि आप एक फाइबर की जो है टर्म्स ऑफ सर्विसेज उसको तोड़ने जा रहे हैं, और अगर आप पेमेंट क्लेम करेंगे इसके बारे में तो आपकी प्रोफाइल, आपके गिग बैन भी हो सकती है, आपका जो अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। अगर आप फिर भी इसको पेमेंट लिख के सेंड कर देंगे तो जो आपकी सारी की सारी जो कन्वर्सेशन है वो दोबारा फाइबर के रडार पे आ जाएगी। फाइबर आपकी पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को स्टडी करेगा कि उसमें पेमेंट का वर्ड लिखा है तो क्यों लिखा है, कस्टमर ने उससे क्या डिमांड किया था और आपने उसको फाइबर क्यों दिया।
अगला है कि जब भी आपके पास कोई मैसेज करे, कोई कस्टमर मैसेज करे, उसका काम एक्सेप्ट करने से पहले एक बार उसकी प्रोफाइल ज़रूर ओपन करके देखें कि ये बंदा कौन है, इसके प्रीवियस रिव्यूज़ क्या हैं, कस्टमर जिस लोगों के साथ इसने पहले काम किया है उन लोगों ने इसके बारे में क्या रिव्यूज़ दिए हैं। क्या बंदा बहुत तंग करता है लोगों को, या फिर क्या ये बंदा अच्छा बंदा है, लोगों ने इसके बारे में अच्छी राय दी हुई है, अच्छे रिव्यूज़ लिखे हुए हैं। तो एक बार उस बंदे की प्रोफाइल ओपन करके लाजमी विज़िट करें। अगला था कि इंडियंस और बंगाली इन लोगों के साथ कभी काम ना करें, ये बहुत तंग करते हैं फाइवर के ऊपर। स्पेशली जैसा मैंने आप लोगों को एग्जांपल शेयर की, सिर्फ प्रोफाइल की रेटिंग गिराने के लिए भी ये लोग मैसेज वो ऑर्डर डिलीवर करके, ऑर्डर प्लेस करके उसको कैंसिल कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका हुआ है। और एक बार तो ऐसा भी मैंने बताया था कि मुझसे पेमेंट ही वापस फाइवर ने ले ली थी, उसने ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद जाके मेरा ऑर्डर कैंसिल करवाया था। उसके बाद सर, मैडम, मैम, ब्रदर, सिस्टर, इस तरह के जो मौदबाना हम समझते हैं अल्फाज हैं, उनको यूज़ करने से गुरेज करें। कोशिश ये करें कि आप गोरे क्लाइंट को उसके अपने नाम से मुखातिब करें। गोरा क्लाइंट अपने नाम सुन के खुश होता है कि इस बंदे ने मुझे मेरे नाम से बुलाया है। अगर कस्टमर ने आपने कस्टमर को काम सबमिट किया, उसने अप्रूव कर लिया, सब कुछ ओके हो गया, लेकिन उसने आपको रिव्यू नहीं दिया, कभी भी मैसेज करके उससे रिव्यू ना मांगे। अगर तो उसका काम आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो वो आपको लाजमी रिव्यू करके जाएगा। जो नॉर्मल एक है ना, मतलब 50 to 60 या 70% काम ही सिर्फ लोग जो है रिव्यू देते हैं, किसी का भी 100% रिव्यूज़ उसको नहीं मिलते। अगर किसी ने 1000 ऑर्डर भी फाइबर के ऊपर किए हैं तो उसको भी सिर्फ 500 या 600 रिव्यूज़ ही मिले होंगे, इससे ऊपर ज़्यादा मैक्सिमम लोग रिव्यूज़ नहीं देते। अगर उसने रिव्यू नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है, आप उसे ना डिमांड करें। अगले कस्टमर आपको खुद ब खुद, आपका काम अच्छा है वो आपके पास दोबारा आएगा वो कस्टमर। अगर काम आपका अच्छा नहीं है, आपको या उसने बस उसको ठीक काम लगा आपका, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे आपने रिव्यू डिमांड नहीं करना, खुद से डिमांड नहीं करना, कस्टमर रिव्यू लिख दे तो अच्छा है। अगर तो आपको लगता है कि आपका किसी कस्टमर के साथ बैड एक्सपीरियंस रहा है, ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया है लेकिन काफ़ी बैड एक्सपीरियंस था, तो आप, अगर आपको लगता है आपका कस्टमर से बैड एक्सपीरियंस था, जब ऑर्डर आपका कंप्लीट होगा तो आपको फाइवर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपके कस्टमर ने आपके काम का फीडबैक दिया है और आपके बारे में रिव्यू दिया है। लेकिन वो रिव्यू देखने से पहले आप हमें सेलर के बारे में रिव्यू दें, सॉरी बायर के बारे में रिव्यू दें कि बायर कैसा था आपके साथ। कई बार मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि हम बायर के बारे में अच्छा कमेंट दे देते हैं, या कई बार बुरा कमेंट दे देते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जिसने काम करवाया ना आपसे, उसको ऑनेस्टली इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता उसकी प्रोफाइल पे क्या बैड रिव्यूज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसा कमाना तो आया नहीं है। पैसा कमाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं फाइवर के ऊपर, तो हमें फ़र्क पड़ता है अगर हमारी प्रोफाइल पे बैड रिव्यूज़ होंगे। उससे बचने का तरीका क्या है कि जब फाइबर का नोटिफिकेशन आपके पास आए कि आपके काम पे रिव्यू दिया कस्टमर ने, और आप पहले हमें बायर के बारे में रिव्यू दें, तो आप फाइबर का नोटिफिकेशन इग्नोर कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है फाइबर को उसका जवाब देने की कि हाँ जी हम इतने उसको हम 4 स्टार दें, 3 स्टार दें, 1 स्टार दें। अगर कस्टमर को हमने 1 स्टार भी दे दिया तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें कौन सा रोज़ आके यहाँ पे काम करवाने लोगों से। लेकिन अगर आपने उसको मुरव्वतन 5 स्टार भी दे दिया फॉर एग्जांपल, और उसने आपको आगे से बुरा रिव्यू दिया हुआ, तो आपकी प्रोफाइल पे वो एक हमेशा के लिए धब्बा बन जाएगा कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर बैड रिव्यूज़ आए हुए हैं। इससे बचने का आसान तरीका ये है कि आप फाइवर को कोई जवाब ही ना दें, आप नोटिफिकेशन पढ़ें, उसको भूल जाएं। फ़ायदा आपको इसका ये होगा कि एटलीस्ट आपका एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट ऊपर चला गया, सब कुछ आपके हक में जाएगा। लेकिन अगर आपने फाइवर को उसकी रेटिंग दे दी, सबमिट कर दी रेटिंग, तो फाइवर आपकी प्रोफाइल के ऊपर उसका रिव्यू पब्लिश कर देगा। अगर नहीं करेंगे वो पब्लिश नहीं करेगा।
अच्छा, अगर आप पहली बार में रिव्यू का जवाब नहीं देते तो मतलब वो इग्नोर ही हो गया, मतलब वो नोटिफिकेशन आपके उसमें नोटिफिकेशन बार में तो रहेगा, लेकिन आप उसको एक बार खोलें पढ़ें बस उसको दोबारा बंद कर दें। आप उस नोटिफिकेशन, आप उस रिव्यू का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है आपके पास, आप उसका कोई जवाब ही ना दें, आप कोई रेटिंग ही ना करें इसके ऊपर, आप कोई कमेंट्स ना लिखें कस्टमर के बारे में। अगर लिख देंगे तो बैड रिव्यू अगर होगा, अगर तो वाकई बैड रिव्यू होगा तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर हमेशा के लिए पब्लिश हो जाएगा, आप उसको डिलीट कभी नहीं कर सकते। और अगर तो आप एक न्यू सेलर हैं, आपने 2 ऑर्डर किए हैं, 2 में से 1 बैड रिव्यू आपके पास है, तो आप समझ लें आपकी प्रोफाइल कहाँ से कहाँ जाएगी। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर तो आपको लगता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस बुरा हुआ है कस्टमर के साथ, या आपको डर है कि कस्टमर मुझे बैड रिव्यू करके जाएगा, तो उस कस्टमर का नोटिफिकेशन को इग्नोर कर दें। फाइवर तब तक पब्लिश नहीं करेगा जब तक कि आप सेलर के बारे में कमेंट्स नहीं देंगे। और अगर बैड रिव्यू पब्लिश भी हो जाए तो फिर भी घबराना नहीं है, आपने फाइवर आपको ये ऑप्शन फिर भी देगा कि आप उस बैड रिव्यू के बारे में जस्टिफिकेशन दे सकें कि बैड रिव्यू क्यों आया है। वो आप जस्टिफिकेशन लाजमी लिखें, बेशक सारा का सारा मलबा डाल दें कस्टमर के ऊपर कि इसने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसने रिवीजन डिमांड नहीं की, इसने रिवीजन डिमांड किए बगैर रिव्यूज़ दे दिए, मैं इस रिव्यू को नहीं मानता, फलां ढिमकाना, कुछ भी कर दें, अग्रेसिव हो जाएं, क्योंकि अब ये आपकी प्रोफाइल की साख का सवाल है। अगर तो कस्टमर दोबारा आएगा तो अगर तो कोई नया कस्टमर आपके पास आएगा, आपका बैड रिव्यू पड़ेगा तो आपका जवाब भी लाजमी पड़ेगा कि इसको बैड रिव्यू क्यों मिले हैं। कस्टमर आपके रिव्यू के बाद दोबारा रिव्यू नहीं कर सकता, मतलब ऐसा नहीं कि चैटिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कस्टमर का रिव्यू ऊपर आएगा, नीचे आपका कमेंट आ जाएगा, उसके नीचे कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है कि उसको दोबारा, बेशक आपने झूठ भी लिखा होगा, आपने बात को एग्जैजुरेट भी किया होगा, लेकिन कस्टमर के पास ये लीवरेज नहीं है, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो आपके कमेंट का जवाब दे सके पब्लिकली। आपको मैसेज तो कर सकते हैं लेकिन आपके कमेंट का जवाब वहाँ पे नहीं दे सकता। तो मैसेज में जो मर्जी कह दे हमें, कौन सा पब्लिक हो रहा है। यहाँ तक कुछ चीज़ ना समझ आई है, कुछ पूछना हो। आपकी बात मुझे क्लियर नहीं आ रही है, अगर तो आप अपना मैसेज टाइप करके सेंड कर दें मुझे, ताकि मैं उसका आपको जवाब दे दूँ। के बाद में बहुत डिस्टॉर्शन है, आप काइंडली अपना जो सवाल है आप उसको टाइप करके मुझे सेंड कर दें, ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आप क्या बात कर रहे हैं। तो किसी और ने कुछ चीज़ पूछनी हो या कुछ समझ ना आई हो, क्योंकि आज हमने फाइवर अपना ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अब जिसमें बायो रिक्वेस्ट का था वो मैं आपको कल से स्क्रीनशॉट्स दिखा दूँगा कि बायो रिक्वेस्ट में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम उसको शेयर मैं आपसे कर दूँगा। और जो कल का दिन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है उस दिन को ज़ाया ना कीजिएगा। हम अगर सब अपनी प्रोफाइल ब्लैंक गिग्स रेडी कर लेते हैं
तो हम कल सबकी प्रोफाइल्स रिव्यू भी करेंगे, गिग्स भी रिव्यू करेंगे, उसमें मैं इनपुट भी दूंगा। मतलब कल आपका दिन है, अगर तो आपने उसको ज़ाया कर दिया तो ये आपका नुकसान की बात है। अगर तो बेशक एक गिग अपना रेडी कर लें, कम से कम एक गिग ही रेडी कर लें, ताकि आपको वो रिव्यू प्रोसेस के अंदर वो आपका गिग शो हो जाए। तो कुछ पूछना हो, कुछ चीज़ ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। ठीक है जी, अगर सब कुछ क्लियर है तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, और कल इंशाल्लाह आप सबके जो गिग्स और प्रोफाइल्स हैं उनको हम रिव्यू करेंगे, उस पर अपना इनपुट देंगे। उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट डे से मतलब परसों से तो जो हमारा स्किल बिल्डिंग का फेज़ है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारी स्टोरी लाइन लिखते हैं हम, उसके स्टोरी लाइन में अपना कीवर्ड जो है वो लिखना चाहिए कि नहीं? नहीं, उसमें कीवर्ड नहीं लिखना स्टोरी लाइन के अंदर। उसमें सिर्फ अपने जो है आपका स्लोगन कह लें आपकी अपनी सर्विसेज का, या अपना जो टैग लाइन कह लें, आपने बस वो लिखना है। उसमें कीवर्ड एंटर करने की भी ज़रूरत नहीं है। सर मैंने एक ही तो बना लिया है, वो लोगो डिजाइन वाले। ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर जो है कल तो दूसरी गिग सर किस पे बनाएंगे फिर? दूसरी गिग अगेन ये आपके ऊपर है, आपने क्या क्या सर्विसेज ऑफर करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने लोगो डिज़ाइन ही करनी है। लोगो डिज़ाइनिंग मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा कि लोगो डिज़ाइनिंग करते कैसे हैं, एक जुगाड़ी तरीका बता दूंगा। लेकिन ऑफर आपने वही करना है जो कि आप ऑफर कर सकते हैं। जैसे हमने डे 1 में कहा था स्किल्स अपने शॉर्टलिस्ट करें, उन स्किल्स को देखें हमने कौन कौन स्किल्स शॉर्टलिस्ट किए थे, फिर उसके मुताबिक आप अपनी गिग बनाएं। यस सर, ठीक है सर। उसमें मेरी कोशिश है कि लास्ट डे जो हमारा होगा ना इंशाल्लाह, मेरी कोशिश ये है कि हम फ्राइडे का लेक्चर जो है, जो सॉरी जो थर्सडे का हमारा लेक्चर है इस थर्सडे का, वो मैं पहले कवर कर लूँ, और इस थर्सडे को फ्राइडे को जो हमारा लास्ट डे 10 है जो हमारा है, उसमें मैं मतलब एक आप लोगों के लिए एक वर्कशॉप अरेंज करवा सकूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग की, ताकि उसका भी एक आपको आइडिया हो जाए कि सोशल मीडिया का एक लेक्चर आप लोग सारे ले सकें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करते कैसे फेसबुक के ऊपर, उसका आपको थोड़ा सा हल्का सा टच मिल जाएगा। अभी खैर ये फाइनल नहीं है, अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अगर तो ट्रेनर हमारा मान गया लेक्चर देने पे तो लाजमी ये होगा इंशाल्लाह।
अच्छा जी, और किसी ने कुछ सवाल पूछना हो किसी भी हवाले से, कोई फाइवर पे कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कहीं पे स्टक हुआ हो? सर मैं एक चीज पूछना चाहता था। जी पूछें। सर ये फ्रीलांसिंग का ये आपने नेक्स्ट बैच इसका या नेक्स्ट क्लासेस कब स्टार्ट होनी है? वो मेरे फ्रेंड पूछ रहे थे, मैंने उनसे ये बात शेयर की थी ना, ऐसे ऐसे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो पूछ रहे थे कि हमने भी करना है, अब कब स्टार्ट होगा? मैंने कहा मैं सर से बात करके पूछूंगा फिर तो नेक्स्ट आपको बता मंथ दूंगा। जो बैच होगा वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह बड़ी ईद के बाद। तो अराउंड आप समझ लें ओके अगस्त सर, आप फिर ये इसी 7-8 अगस्त को इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे अपना अगला बैच। जब भी हम इसको डिसाइड करेंगे ना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि हमारा नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, और किसी ने कुछ भी समझ ना आए हो फाइबर के वाले से? आज हमारा फाइबर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इससे ज़्यादा फाइबर कुछ नहीं है, बस कुछ की टर्मिनोलॉजी, कुछ कीवर्ड्स का खेल था, कुछ उसके जो आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी जिसमें आपके सारी जो गिग्स हैं और जो आपकी प्रोफाइल्स हैं उनको व्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।